नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हमने शुरू कर दिया था मैट्रिक्सों का जोड़ और बाकी यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स और एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था और उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। और कल की जो क्लास थी उसमें हमने जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पढ़ी थी वो ये थी कि मैट्रिक्स जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्सों की जो समानता थी, यानी दो मैट्रिक्स समान कब होंगी? जब उनके कोटि समान हो, साथ में संगत हुए समान हो। ठीक है। और जोड़ और बाकी कैसे करते ये भी मैंने बताया था। और फिर जो सबसे मेन बात थी वो यहाँ से प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि दो मैट्रिक्स की समानता से एक प्रश्न बनता है जिसमें अननोन वेरिएबल आपको गिवन होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी होगा, उसकी वैल्यू अपने से पूछी जाती है। तो एक नंबर का प्रश्न वहां से बन सकता है। फिर छोटा प्रश्न ही यहाँ से संभव होने की संभावना है। और हो सकता है कि कैलकुलेशन ही इसमें पूरी एक्सरसाइज में है, तो कोई थोड़ा सा बड़ा प्रश्न भी इसमें से दे दे। क्योंकि जैसे मान लो कि एक दो क्वेश्चन हमने करवाया भी था कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखी है, फिर 2a+3b -4c अगर इस प्रकार से करके उसको मान पूछ ले तो बस थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैलकुलेशन ही होगी उसमें, बाकी तो क्या होगा, जोड़ और बाकी तो है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकता है। तो देखो, हमें अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं आगे। और फिर हमने कल दो मैट्रिक्स एक्स और वाई दो मैट्रिक्स थी और उनको योग दे रखा था, उनका अंतर दे रखा था, क्या किसी संख्या अदिश राशि से गुणा करके उनके योग के रूप में आपको नई मैट्रिक्स दे रखी थी। फिर हमें एक्स और वाई की मान पूछ रहा था, यानी एक्स और वाई को हमने उसी तरीके से हल किया था जैसे एक्स में वाई चर वाले समीकरण को हम हल करते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण को जिस प्रकार से हम हल करते हैं उसी प्रकार से उनको हल किया था। ठीक है। अब वो क्वेश्चन तो अपने हो गए थे। फिर देखो, हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अपनी एक्सरसाइज में मैंने करवाया था 7th क्वेश्चन करवाया था, 8th क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब देखो एक बार 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि ये सब आराम से हो गए होंगे। अगर ये प्रश्न 8 क्वेश्चन अगर हो गए ना तो इनमें आगे के 9, 10, 11 और 12 क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक जैसे ही, सारे जोड़ और बाकी पर डिपेंड है। देखो मैं बता रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, 2 गुणा एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 0 और x प्लस y 0 1 और 2 और बराबर जो है वो है 5 6 और 1 और 8। ये तो कह रहा है कि x और y के मान बताओ क्या आएंगे। देखो, x और y के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखो इस साइड हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम जोड़ करके और एक मैट्रिक्स बनाएंगे। आगे एक मैट्रिक्स है, फिर मैट्रिक्स से दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे। दोनों मैट्रिक्स बराबर है इसका मतलब इनकी संगत बराबर है। तुलना करके हम एक्स वाई जेड जो भी है उनके मान निकाल लेंगे। देखो, पहले इस 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा होगा तो मैट्रिक्स से प्रत्येक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एकम 2, 2 दिया 6 0 2x। ठीक है। प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है। जोड़ो इनको, तो 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 यानी 6, 0 प्लस 1 यानी 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। ठीक है। और बराबर 5 6 1 8। करो तुलना, संगत होंगे समान होंगे, तो 2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहां से y का मान आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी कि 3। और फिर 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 6 और x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है। ये पूछा था, x और y के मान अपने पूछे थे, तो ये इजी प्रश्न है बिल्कुल। ठीक है। 10वां क्वेश्चन जो है उसमें x y z और t के मान पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से होगा। 11 का प्रश्न जो है ना वो भी ऐसा ही है। चलो और देखते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन जो अपना 11 के प्रश्न में क्या दे रखा है कि दोनों में कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हालांकि कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बस प्रैक्टिस के लिए देख कर रहे हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है। बराबर 10 और 5। ठीक है। हमें कह रहा है कि x और y के मान बताओ कितने होंगे। करो इनको गुणा करो, x को गुणा करेंगे तो x जो वो मैट्रिक्स से प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हुआ, मतलब 2x और 3x आ गया।
प्लस वाई को इससे गुणा करो तो माइनस का वाई प्लस का वाई, 10 और 5 जोड़ो इनको तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई बराबर 10 और 5। अब देखो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम इसमें और एक ही कॉलम इसमें है। ठीक है, करो इनको बराबर, तुलना करके बराबर कर लो तो 2x माइनस वाई बराबर 10, ये तो बन गया समीकरण 1, और 3x से प्लस वाई बराबर बन गया 15, ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, x और y के मान निकालने, दो चर वाले देखिए समीकरण बन गए। तो देखो y के गुणांक बराबर है, सीधा जोड़ दो, y कट जाएगा, y या माइनस का या प्लस का, तो दोनों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे ना, कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 5x बराबर हो गया 25, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 25/5 यानी कि 5। ठीक है, x का मान इसमें रख लो, तो समीकरण 1 से आप x का मान निकालोगे 2 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 10, तो 10 से माइनस वाई बराबर माइनस 10, इस 10 को आगे लेके जाओगे तो माइनस से वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10 से, यानी माइनस वाई बराबर 0, और वाई बराबर कितना आ जाएगा 0, तो वाई का मान कितना आ गया 0 आ गया, तो x बराबर आ गया 5 और y बराबर आ गया 0। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 का था। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में अपन बढ़ जाएंगे आगे गुणा में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का और देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यदि 3 गुणा x y z और w एक मैट्रिक्स दे रखी है बराबर x 0 माइनस 1 2w और प्लस 4 x प्लस वाई 3 प्लस w और 3, तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान बताओ क्या आएंगे, एक्स वाई जेड के मान निकालने। देखो आगे जो राइट साइड है इसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो दोनों का योग करना है, और लेफ्ट में यहाँ इस मैट्रिक्स का किसी अदिश राशि से गुणा, तो पहले इसको गुणा कर लो। देखो दोनों ही काम साथ में करते चलेंगे अपन, 3 को अंदर गुणा करेंगे 3x से 3y 3z 3w। ठीक है, इनको जोड़ो देखो दोनों को, तो x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 0 मतलब x प्लस वाई आएगा, और इनको जोड़ेंगे ना तो माइनस का 1 प्लस का 3 यानी प्लस का 2 बनेगा, तो w प्लस 2 हो गया ये, और इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2w प्लस 3 आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स समान है तो संगत अवयव समान होंगे, करो तुलना, ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 3x बराबर x प्लस 4, इस x को लेके आओ इस साइड, तो 3 में से 2 घटाओगे, नहीं 3x माइनस x बराबर हो गया 4, 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, यानी x बराबर हो जाएगा 2। आ गया x का मान, x का मान 2 आ गया। अब चलो इसमें आगे 3y बराबर x प्लस वाई। ठीक है, इस y को ले आओ इस साइड, तो 3y में से 1y इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो 3y में से 1y घटाओगे तो 2y बचेगा, बराबर x है ना, 2y बराबर x का मान कितना दे रखा था 2, x का मान 2 जो निकाला है रख दो यहाँ, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2/2, तो y का मान आ गया 1। आ गया, ये भी आ गया। अब चलते हैं आगे, अब मेरे पास x का मान आ गया, y का मान आ गया, अब हम z का मान निकालेंगे। अब z का मान देखो यहाँ से अगर करें ना ये और इसके बराबर करें तो फिर w और z में एक समीकरण आता है, तो अभी w का मान नहीं है अपने पास, पहले w का निकाल लेते हैं। देखो ये और ये बराबर करो, ये और ये बराबर होंगे ना, तो 3w बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3, 2w को इस साइड लेके आओ, तो ये 2 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, 3 में से 2 उठाओगे तो 1 बचेगा, तो w बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया। आ गया w का मान भी। अब हमें z का मान और चाहिए, अब करो इनको बराबर, तथा 3z बराबर w प्लस z था कि w प्लस 2 है, z नहीं है, w प्लस 2 रखो मान, 3z बराबर w का मान कितना 3 है ना, 3 प्लस 2 यानी कि 5, और z बराबर हो जाएगा 5/3, तो z का मान आ गया 5/3। ठीक है, तो ये इस टाइप का प्रश्न जो है ना, ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब छोटा प्रश्न इसमें से पूछा हुआ 1 नंबर का, कि इसी प्रकार से दो समान मैट्रिक्स बनते हैं, उसमें अननोन वैल्यू आपको गिवन होती है, उसको निकालना होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न ठीक है, छोटा प्रश्न के लायक ठीक है। अब देखो अपन
बढ़ते हैं आगे, दो मैट्रिक्सों का गुणा, यानी मैट्रिक्स का गुणा हम पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्सेस, मतलब मैट्रिक्सों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस लिख सकते हो। देखो यहां कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। मैट्रिक्स का जो गुणा ना, ये जोड़ बाकी तो आगे होंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये तो अपने को आराम से आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दो मैट्रिक्स को गुणा करना है, और दो मैट्रिक्स को गुणा करना है, अगर मैट्रिक्स में से क्वेश्चन अगर आता है ना, तो ये तय मान के चलिए कि उसमें मैट्रिक्स का जोड़ बाकी गुणा तो उसमें निश्चित रूप से होगा, यानी ऐसी कैलकुलेशन तो उसमें से होगी। ठीक है, तो जोड़ बाकी तो आसान थे बिल्कुल, गुणा में गलती होती है थोड़ी सी, तो इसको सीखेंगे हम थोड़ा सा ध्यान से, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद में हमारे इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स दे दिया अपने को, कि ए कोई मैट्रिक्स है एम वाई एन की, ठीक है, और दूसरी बी कोई मैट्रिक्स है, वो है एन वाई पी की, एन वाई पी की। अब देखो दोनों मैट्रिक्स जो है ना, यानी ए और बी गुणा किया जा सकता है। ए और, पहली बात तो ये कि ए और बी गुणा कब होगा, तो ए और बी गुणा होने के लिए ध्यान रखिए, जो पहले मैट्रिक्स देंगे ना, पहले जो भी आएगी, चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो, पहले जो भी मैट्रिक्स लिखी जाएगी उसका तो आपको सी, और दूसरी का आपको रो, मतलब पहले का कॉलम और दूसरे की रो जो है ना, वो बराबर होनी चाहिए। पहले की रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होनी चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स गुणा तभी होंगी, जैसे दो मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी कब हो रहा था, जब उनकी कोटियां समान थी, तभी तो कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहां पर भी कुछ कोटियों संबंधित, यहां ये जरूरी नहीं है कि दोनों की कोटियां समान हो तभी गुणा होंगी, तब तो गुणा होंगी होंगी, लेकिन इसके अलावा भी गुणा हो सकती है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखो कि कोटियां, मतलब दो मैट्रिक्स की कोटियां बराबर हो, ये यहां कंडीशन जरूरत नहीं है। यहां क्या करना अपने को, या ये देखना कि पहली मैट्रिक्स जो भी है ना, उसका कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तो वो गुणा हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो गुणा नहीं होंगी। अब देखो यहाँ ए के अंदर कॉलम कौन हुआ, एन, बी में कॉलम कौन, रो कौन होगी, एन, दोनों में बराबर है ना, इसका तो कॉलम और इसकी रो बराबर है। ठीक है ना, इसकी रो बराबर है, इसका मतलब कि यहाँ सी और आर जो है ना बराबर है, इसका मतलब ए और बी जो है वो संभव है, ए और बी ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर आपसे पूछे कि इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि बिना गुणा करे हम कोटि लिख सकते हैं कि जो समान थी उसको हटा, और क्या आ जाएगा, एम वाई पी, यानी जो नई मैट्रिक्स मिलेगी ना हमें ए बी, उसकी कोटि एम वाई पी होगी। तो एक प्रश्न तो यही से आता है, छोटा प्रश्न बनता है कई बार, और प्रश्न ये बनता है कि आपको ये कहेगा कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है 2 गुणा पी, बी कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है पी गुणा क्यू, और सी कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है 2 गुणा, चलो यहां कर लेता हूं मैं 2, और ये कर लेता हूं 3। ठीक है, अब अपने को कह रहा है कि ए बी सी संभव है, ए बी सी गुणा किया जा सकता है, यानी ए बी सी को गुणा किया जा सकता है। तो कह रहा है कि पी क्यू, पी और क्यू के मान बताओ कितने होंगे, यानी ए बी सी संभव है, तो आपको ये कहेगी पी और क्यू का मान बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ए बी संभव कब होगा, ए बी संभव कब होगा, जब ए के तो कॉलम और बी की रो बराबर हो। इसका मतलब यहां से पी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नई मैट्रिक्स ए बी जो आई, ए बी, वो मैट्रिक्स हमें क्या मिली, ए बी जो मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, 2y क्यू की मिली, ये तो आएगी। अब यही मैट्रिक्स तो इसके सी के साथ गुणा होगी, यही मैट्रिक्स जाकर के सी के साथ गुणा होगी, ये तो गुणा होगी सी के साथ में जाके। ठीक है ना, अब देखो मतलब ए बी सी संभव कब होगा, जब ये क्यू और मतलब इस मैट्रिक्स के कॉलम और इसके रो के बराबर होंगे, मतलब क्यू बराबर क्या हो, 2 हो, तभी तो संभव होगा। ठीक है, तो एक पर्सन ये पूछता है कई बार कि आपको ए बी, 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स जो है वो उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है, उनकी कोटियों संबंधित प्रश्न पूछता है। तो पहली बात तो यह है कि 2 मैट्रिक्स गुणा कब होंगी, इस चीज को अपने को याद रखना है, दिमाग में फीड कर लेना है कि 2 मैट्रिक्स गुणा तभी होंगी जब पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने ही दूसरी में रो होनी चाहिए।
यानी फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स का जो मल्टीपल पहला वो पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इनका गुणा करते कैसे हैं? तो मल्टीपल तो पॉसिबल हो गया, चलो हमने देख लिया कि भी पहली मैट्रिक्स जो उसके कॉलम बराबर होने चाहिए, एक कॉलम दूसरी की रो के बराबर होने चाहिए, तभी गुणा संभव है। देखो अब मैं कर रहा हूं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, पहले 2 बाई 2 की, मैंने 2 3 1 और 4 ये लिखा, ठीक है। और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 0 2 1 ये लिखा, ठीक है। अब देखो ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके कॉलम 2 है और इसके रो 2 है, बराबर है, इसका मतलब ए बी संभव है, ए बी संभव गुणा कर लेंगे, ठीक है। ए बी को गुणा करो, देखो तो दोनों मैट्रिक्स लिखो, पहले 2 3 1 4, पहले ए है तो ए लिखेंगे, फिर बी है तो बी लिखेंगे, ठीक है। अब गुणा कैसे करेंगे? अब देखो गुणा करने के लिए क्या होगा, पहली फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को यानी फर्स्ट की तो रो को लिखनी है, सेकंड का कॉलम लेना है और उनको गुणा करो। देखो 2 को 1 से गुणा किया, 2 1 कम 2, प्लस 3 को 2 से गुणा किया, 2 3 6, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गुणा करके लिखो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 गुणा 0 मतलब 0, प्लस 3 गुणा 1 3 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 गुणा 1 1, प्लस 4 गुणा 2 8, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 0 प्लस 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 8 3 9 4, ये आ गया ए बी का मान, ठीक है, ए बी का मान आ गया। अब यहां देखो ए बी का मान अगर बी ए संभव है क्या, पहले देखो बी ए संभव है क्या, तो देखो बी ए संभव, इसका मतलब बी पहले आ गया, बी पहले आ गया, तो बी पहले आ गया तो बी पहले वाले का कॉलम और दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तो पहले वाला बी पहले है ना, तो इसका रो कॉलम कितने हैं 2 और इसकी रो कितनी है 2 बराबर है, इसका मतलब बी ए भी संभव है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ 2 बाई 2 की वर्ग मैट्रिक्स है तो संभव है, ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, ठीक है। देखो बी ए निकालते हैं, बी ए क्या आएगा 1 0 2 1 और 2 3 1 4, करो इनको गुणा, तरीका वही, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे कॉलम, तो 2 एकम 2 और प्लस 0 को 1 से गुणा करो तो 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 एकम 3 और प्लस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 और 1 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 दूनी 6 प्लस 4, क्या आ जाएगा, ये तो 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया। अब देखो मैट्रिक्स वही थी, ए को बी से गुणा किया तब तो ये आया और बी को ए से गुणा किया तब ये आया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब दो मैट्रिक्सों के गुणनफल के ऊपर क्रमनिर्णय नियम लागू नहीं होता, मतलब मैट्रिक्सों का गुणनफल वो क्रमनिर्णय नहीं होता, ठीक है। तो ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर आए, ठीक है। तो यहाँ पर कथन वाले प्रश्न में पूछ सकते हैं कि मैट्रिक्सों का कथन दे दिया कि निम्न से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। उसमें कई ऑप्शन बना दिया कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रमनिर्णय होता है, या यूं कह दिया कि मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रमनिर्णय होता है, तो मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रमनिर्णय नहीं होता, ठीक है। क्रम बदलने पर इनके जो मानव भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, तो मैट्रिक्स का गुणनफल क्रमनिर्णय नियम लागू नहीं होता। तो पहली चीज तो ये तो क्लियर हो गई। तो पहले जो क्वेश्चन था ना अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ऐसे पार्ट दे रखे थे, ए बी कुछ मैट्रिक्स दे रखी थी, जो कल मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने करवाया नहीं था, मैंने कह दिया था कि फिर बाद में देखेंगे इसको। देखो ये ए बी ए निकालना दे रखा था, तो ऐसे में करवा दिया मैंने क्वेश्चन अभी कि ए को बी से गुणा करना, बी को ए से गुणा करना, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ बातें और याद रखनी है अपने को मैट्रिक्स के गुणनफल से संबंधित। देखो यहाँ हमने देखा कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव, मतलब ए बी भी संभव है, यानी ए को बी से गुणा करना भी संभव है और बी को ए से गुणा करना भी संभव है, लेकिन ये बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब पहला बात तो ये होगी कि मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रमनिर्णय नहीं होता, ठीक है। फिर देखो अगर हम दूसरे में कहें कि तीन मैट्रिक्स हमारे पास ए बी सी, ठीक है, तो हमने ए को बी से गुणा किया फिर सी से गुणा किया और एक बी को सी से गुणा किया फिर उसको ए से गुणा किया, तो ये चीज जो है हमेशा बराबर आएगी। इसका मतलब मैट्रिक्सों का गुणनफल साचरी नियम की पालना करता है, मैट्रिक्सों का गुणनफल जो है वो साचरी नियम की पालना करता है। तो मैट्रिक्स का गुणनफल क्रमनिर्णय में नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स का गुणनफल साचरी होता है, ठीक है। यानी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इस पर होल्ड नहीं होती, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इस पर होल्ड होती है। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज और है, वो सबसे ज्यादा अपने को याद रखनी है, और ये क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको अगर हम तत्सम मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो ए आई निकालें चाहे आई ए निकालें, कौन सा भी निकालें, हमेशा ए आएगा, यानी स्वयं मैट्रिक्स आएगी। किसी भी मैट्रिक्स को तत्सम मैट्रिक्स से गुणा कर लो, ठीक है ना, चाहे लेफ्ट साइड में हो वो और चाहे वो राइट साइड में हो, मतलब ए आई निकालो चाहे आई ए निकालो, हमेशा ए आएगा। एक चीज अपने को ये याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीज बहुत ज्यादा काम में आएगी अपने। ठीक है, कर्मिनी में होता नहीं मैट्रिक्स गुणनफल, साचरी नियम की पालना करता है। ठीक है, तत्सम मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स को गुणा करोगे तो वो क्या आएगा, वापस वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक और है ये वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या है, देखो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको गुणा करना है बी प्लस सी से, ए कोई मैट्रिक्स है उसको बी प्लस सी से गुणा करना, तो ये हमेशा ए बी प्लस ए सी के बराबर आएगा। ए को बी से गुणा करो फिर प्लस ए को सी से गुणा करो, मतलब यहां पर क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब गुणन संक्रिया योग संक्रिया के ऊपर बंटित होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर अपने पास ये हो कि a प्लस बी और इसको अगर c से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी आएगा। ठीक है, तो बंटन नियम जो इस पर लागू होता है, बंटन नियम समझ में आ गया वही होता है। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। एक्सरसाइज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब करने वाले, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो, उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी 3/3 की, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ये कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स को लिखा है एफ एक्स से। ठीक है, साथ में भी कह रहा है कि सिद्ध करो, आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब एफ एक्स एक मैट्रिक्स हो गई, दूसरी एफ वाई हो गई, इसको अगर हम गुणा करें तो ये आएगी एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आएगी। ये बात अपने को प्रूव करनी है कि क्या ये सही है क्या। ठीक है, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। और ये क्वेश्चन जो है ना कई बार अपना स्टेट बोर्ड ये हो चाहे सीबीएसई हो, सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बिल्कुल सिंपल। देखो, और ये क्वेश्चन जो है ना, अगर कंपटीशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसको याद रख लेना चाहिए सीधा कि एफ एक्स बराबर ये दे रखा हो तो एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए कोई बड़ी बात है भी नहीं है, अगर वो नहीं भी याद करेंगे तो भी उनके लिए तो ये 1 मिनट में प्रश्न सोल्व हो भी जाएगा। ठीक है, लेकिन याद कर लेने चाहिए। देखो एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, अब एक्स की जगह आप वाई करो तो एफ वाई करेंगे, मतलब एक्स की जगह वाई कर दो, क्या बनेगा, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 और 1 आ गया। एफ एक्स का मान आ गया, एफ वाई का मान आ गया। अब अपने निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी एफ एक्स को एफ वाई से गुणा करना है, क्या आएगा, देखो क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, एफ वाई का मान रखो, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1 आ गया। ये तो हमने एफ एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, यानी एफ एक्स को एफ वाई से गुणा करना है। अब ये दो मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। गुणा करने का तरीका क्या था, यहाँ इस गुणनफल को ध्यान से देखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुणा होगा तो कोस एक्स से कोस वाई से गुणा होगा तो कोस एक्स से कोस वाई, फिर ये इससे गुणा हुआ तो माइनस साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, और फिर एक को 0 को 0 से गुणा करें तो 0, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुणा हुआ वो ये आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से गुणा होगा तो कोस एक्स से माइनस साइन वाई तो माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, और फिर माइनस साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, और फिर 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। फिर
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कोस एक्स को 0 से गुणा किया 0, माइनस साइन एक्स को 0 से गुणा किया 0, और 0 को 1 से गुणा किया तो 0, ये आ गया 0। आगे बात समझे। फिर चलो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स को कोस वाई से गुणा करो तो साइन एक्स से कोस वाई, और प्लस कोस एक्स से साइन वाई, ठीक है, और 0 को 0 से गुणा किया 0। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो साइन एक्स को साइन वाई से गुणा करो तो माइनस का साइन एक्स से साइन वाई, ठीक है, और फिर कोस एक्स से गुणा किया तो प्लस कोस एक्स से कोस वाई, और 0 गुणा 0 यानी प्लस 0 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो साइन एक्स गुणा 0 0, कोस एक्स गुणा 0 0, 1 0 गुणा 1 यानी 0, तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। फिर चलो इसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 गुणा कोस वाई यानी 0, 0 गुणा साइन वाई 0, और 1 गुणा 0 0, तीनों ही 0 आगे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 0 गुणा माइनस साइन वाई 0, 0 गुणा कोस वाई 0, और 1 गुणा 0 मतलब 0, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 यानी 1 आ गया। अब यहां पर आएंगे कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र काम में। त्रिकोणमिति सूत्र क्या क्या, देखो हम जानते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स से कोस वाई प्लस कोस एक्स से साइन वाई। अगर यहां माइनस है तो यहां फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स से साइन वाई, और अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है, अगर यहां माइनस है तो आगे हो जाएगा प्लस। 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब देखो ऐसे फॉर्मूले बने हुए हैं, कोस एक्स से कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस वाई लिखेंगे, क्या लिख दो इसको, कोस एक्स प्लस वाई आ गया। अच्छा अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लिख दिया। अब माइनस कॉमन लेते देखो क्या बनता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस, क्योंकि माइनस लेते दोनों प्लस क्या हो गई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई बन गया, उसको हम साइन एक्स प्लस वाई लिखते हैं तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, आगे वाला 0 है। इसी प्रकार से क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या बन जाएगा, देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस प्लस वाले को पहले लिख दो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस वाई, क्या तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, ये 0 होएगा आगे वाला। और अगला जो दे रखा है वो ये 0 है ही, ये भी 0 है और ये भी 1 है, मतलब हमने क्या निकाला, एफ एक्स से गुणा एफ वाई निकाल लिया, वो हमारे पास आ गई ये, ठीक है। अच्छा अब देखो जो यहाँ लिखे थे ना एफ एक्स एफ वाई जो लिखे ना, यही अगर हम देखो ये लिखा था इसी के साथ में आगे जैसे ये लिखा ना इसी के साथ ये तो लिख देना तथा एफ एक्स प्लस वाई, यानी ये जो मैं पद लिख रहा हूँ ना ये इसी एफ वाई के बाद लिख देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी बाद लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स की जगह पर आपको एक्स प्लस वाई करना है, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई करूं तो क्या आएगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 और 1 आ गया। इसको देंगे समीकरण 1 और इसको दे देंगे समीकरण 2, यानी ये पहले लिखा गया, ठीक है, इसके बाद में लिखा गया सीधा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से देखो कि इनकी राइट साइड बराबर है क्या, देखो इसमें और इसमें दोनों में राइट साइड बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी जो है वो बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स गुणा एफ वाई जो है वो बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई के। बस यही पूछा था अपने को कि क्या बराबर होंगे क्या, तो ये बराबर हो गए, ठीक है। तो ये एक बढ़िया प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। अब देखो आगे 14 जो क्वेश्चन है ना उसमें 2 मैट्रिक्सों का गुणा दे रखा है, मतलब ए गुणा बी और बी गुणा ए दे रखा है, कह रहा है कि बराबर नहीं है, तो ये प्रश्न तो कर चुके हैं पहले, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड में उनको गुणा करके देख लेना तो एक मैट्रिक्स नहीं मिलेगी आपको, और जो एक राइट साइड में उनको गुणा कर लेना वो नहीं मिलेगी, दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मैं छोड़ रहा हूं, आगे चलते हैं। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो, इसमें जो 14 का जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो 14 का जो क्वेश्चन है उसमें एक में तो दे रखा है 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है ना, 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है और उनको गुणा कर रखा है कि भी पहले एक ए मैट्रिक्स होगी दूसरा बी होगी, तो ए बी और बी ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, मतलब ये है कि यहाँ एक क्रम विनिमय नियम की जांच करवा रहा है कि ये गुणनफल जो है संक्रिया वो क्रम विनिमय नहीं होती, ठीक है ना, मैट्रिक्सों की गुण संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती, ये बात बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये मेरे साथ कर लेंगे, दोनों में गुणा ही करना और कोई बड़ा इश्यू है नहीं इसमें। देखो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 का, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, a इज इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 0, ठीक है, और कह रहा है कि आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान पूछा है, इसका मान बताओ क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि a गुणा a, पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं क्या आता है। देखो ए स्क्वायर का मतलब है ए गुणा ए, मैट्रिक्स ए को ए से ही गुणा करना है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, और इसको गुणा करना है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, इसी से गुणा करना है। करो गुणा। गुणा करने का तरीका क्या, बस ये ध्यान रखना, गुणा करने का तरीका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करो, तो 2 दूनी 4 0 और 1 कम 1, तो 4 लेके 5 में सीधा लिख रहा हूँ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 गुणा 0 0 0 गुणा 0 0 1 गुणा माइनस 1 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 एकम 2 0 और 0 तो 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 दूनी 4 2 4 2 6 और 3 3 9, 3 एकम 3, तो 4 2 और 3 कितना हुआ 9। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 गुणा 0 0 1 गुणा 1 1 3 गुणा माइनस 1, तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 2 आ गया। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 2 एकम 2 3 2 5 5 आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और माइनस का 2 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 गुणा 0 0 माइनस 1 गुणा 1, तो माइनस का 1 आएगा, और 0 गुणा माइनस 1 0, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 1 गुणा 1 1 माइनस का 3 और ये 0, तो माइनस 3 और प्लस का 1 3 माइनस का 2, ये आ गया ए स्क्वायर का मान, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो फास्टली इनका गुणा कर लेंगे हम, और ये तो प्रैक्टिस करनी है अपने को कि 3x3 का मैट्रिक्स से 2x2 का मैट्रिक्स गुणा जो है वो जल्दी अपने को आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि हमें ए स्क्वायर निकाले ना, तो ए ये लिखा हुआ है, इसी से ए स्क्वायर लिखें, ये नहीं लिखेंगे इसमें, सीधा हम निकालना सीखें, ठीक है। हालांकि 12वीं क्लास के लिहाज से तो हम इस तरीके से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपटीशन लिहाज से हम करें तो कभी ए स्क्वायर की जरूरत पड़ जाए ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख के नहीं देखेंगे, सीधा इससे ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, फिर आता अपना मान इसका निकालना ना, अब निकाल दो, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 5 गुणा ए का मान कितना है ये 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्लस 6i। अब देखो आई जो है ना वो तत्सम मैट्रिक है, अगर अपने पास यहाँ क्वेश्चन में 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी होती ना, अगर यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी होती तो हम आई लेते 2x2 की, यानी 1 0 0 1 ये लेते, ठीक है। यहाँ 3x3 की दे रखी है तो हम ये लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब 3x3 की तत्सम मैट्रिक अपन यहाँ लेंगे, ठीक है। तो लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हो गया। करो इसको सोल्व थोड़ा सा, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, और माइनस से अब देखो ये माइनस 1 इसको सीधा अंदर गुणा कर लो, माइनस समेत गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10 माइनस के 10 हो गए, 0 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 15
-5 प्लस का 5 0 और 6 को अंदर गुणा कर लो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब जोड़ दो भाई इन मैट्रिक्स को, जोड़ो 5 माइनस के 10 और प्लस के 6, 6 5 11, 11 में से घटाओ तो 1 बचेगा, -1 0 0 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, 2 और माइनस का 2 और माइनस का 5 और 0 तो 2 - 5 यानी माइनस का 3, फिर 9 और 10 माइनस के हैं तो 9 - 10 यानी माइनस का 1 और 0 तो -1 आ जाएगा, फिर -2 -5 तो माइनस के 7 हो गए क्या, -7 और प्लस का 6 तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 5 और माइनस के 15 तो माइनस का 10 ही आ गया, फिर 0 -5 0 तो -5 ही आएगा, फिर -1 प्लस का 5 तो प्लस का 4 आ जाएगा, और फिर -2 0 और प्लस का 6 तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मान है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर यही पर्सन कंपटीशन में पूछा है, क्योंकि इस बार जो 2022 में और संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड पेपर हुआ उसमें एक पर्सन आया हुआ है, वहां अपना बुक में है वही क्वेश्चन आया हुआ है, आगे करेंगे उसको। ठीक है ना, तो उसमें ए स्क्वायर अपने को निकालना पड़ रहा था, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए देखो पर्सन पीछे भी आया हुआ है, लेकिन मैं करंट की बात करूं तो इस पर एक पर्सन आया है, तो ए स्क्वायर निकालना है तो देखो ये नहीं लिखा अपने को, कंपटीशन लिहाज से करें तो हम सीधा मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका गुणा करो, इससे गुणा करो, इसको गुणा करो, सीधा लिखो यहाँ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको गुणा करो यहाँ लिखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको गुणा करो यहाँ लिखो, तो ये चीज जो है इससे बचेगी अपनी, ये काम हो गया। उसके बाद में हमें जैसे इसका मान निकालना है, ठीक है, तो अब ये जो चीज ये मैंने लिखी इसका मान सीधा मान लिखूंगा क्या, कि मेरे पास ये तो आ गया, ये एक मिनट इससे आ गई। अब देखो क्या करना अपने को कि ए स्क्वायर ये आ गया, फिर 5 गुणा ए, तो ये और 5 गुणा ए ये रहा, ए को 5 से गुणा करोगे तो माइनस के 10 हो गए, प्लस के 5 तो माइनस के 5, और आगे क्या 6 आई के अंदर 6 और आएगा, देखो ये आया था 6 इस प्रकार से। मतलब ये चीज जो है ना इतनी बचाने के लिए ये जो चीज है ये हम 12th क्लास में तो हम लिखेंगे, लेकिन कंपटीशन जब करेंगे तो हम इन चीजों को कंपटीशन के अंदर इन चीजों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर अपने को करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें जो हम नहीं लिखेंगे इससे सीधा जो है ना यहाँ पर आंसर, यानी कम से कम कंपटीशन के अंदर ये होता है कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा प्रश्नों को सोल्व करें। ठीक है, तो क्योंकि कंपटीशन के अंदर टाइम का ही सबसे बड़ा महत्व होता है, तो उस समय ये चीजें जो है ना ये नहीं लिखेंगे हम, न तो हमारे पास इतना रफ कार्य के लिए जगह होती और न ही इतना समय होता, दोनों ही चीजें नहीं होती, तो इसलिए इन चीजों से हम बचेंगे। सीधा ए स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये काम जो है ना 5 को ऐसे गुणा, ए को 5 से गुणा करना, ये हमारे माइंड में चलेगा सीधा, जब तक हम ए जो है उसको हम 5 से गुणा करके मानेंगे कि भाई माइनस ये जो चीज है ये क्या है -10 है। ठीक है, ए स्क्वायर में -10 को जोड़ना है, फिर 6 को आई को जोड़ना है, आई भी हमारे दिमाग में रहेगा कि आई ये है। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें। तो यही पर्सन जो है ना अगर हम 12वीं क्लास के लिहाज से करें तो 12वीं क्लास के बच्चों को इसमें 5 से 7 मिनट लग जाती हैं, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं पर्सन करने में, और अगर यही पर्सन अगर कंपटीशन में आता है ना तो हमें इस पर्सन को 1 मिनट में सोल्व करना होता है, और 1 मिनट में सोल्व करने का तरीका अगर हम इस तरीके से करेंगे तो 1 मिनट नहीं होगा। ठीक है ना, उस समय हमें ए स्क्वायर का मान सीधा ये न लिखे, हम सीधा ये लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी, सीधी कैलकुलेशन हम करेंगे, तो इन चीजों से ये जो 2 स्टेप है इसको बचा करके हम सीधा इस आंसर पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये था अपना पर्सन नंबर 15 का। अब देखो एक ऐसा ही पर्सन 16 का हो रहा है। 16 के पर्सन में क्या है कि यहाँ ए क्यूब आ गया, ए क्यूब आ गया भाई, ऐसा ही दे रखा उसमें, ए क्यूब से शुरू कर दिया। ए क्यूब का मतलब ये हुआ कि आप ए इंटू ए स्क्वायर कर लो। ठीक है ना, ए को ए स्क्वायर से गुणा कर लो। अच्छा, इसमें ये होगा कि चाहे आप ए इंटू ए स्क्वायर निकालो चाहे ए स्क्वायर इंटू ए निकालो, हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है ना, ए इंटू ए स्क्वायर निकालो चाहे ए स्क्वायर इंटू ए निकालो, हमेशा बराबर ही आएगा, तो चाहे कौन सा निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया और इसको सीधा ए से गुणा करेंगे, ए क्यूब आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर अपन निकाल लेंगे। अब जैसे ए स्क्वायर हमने निकाला, ए क्यूब हमने निकाल लिया, तो अब जो पूछा ना उसमें जैसे इसमें किया था उसी तरीके से, जैसे 16 का पर्सन उसमें ये करा कि ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर और प्लस के 7a और प्लस 2y बराबर 0, ये अपने उचित करना है। तो ए क्यूब का मान रख दो, रख दिया, -6 गुणा ए स्क्वायर का मान रख दो, प्लस 7 गुणा ए का मान रख दो, प्लस 2 गुणा आई का मान रख दो। सारे मान रख के इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करके देखो, देखना आपके पास क्या आएगा, 3/3 का एक 0 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और 0 मैट्रिक्स आ गया जिसको मतलब ये है कि ये अपना क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो अपन क्वेश्चन 16 तक कर चुके हैं। अब 17 और 18 दोनों ही क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अपन करेंगे
अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।